Good morning, class 8. Girija Shankar Joshi from Sunita Global School. Chapter 4. Subject History. Topic name Tribals, Dikus, and the Vision of the Golden Age. यहां पर हम पढ़ रहे हैं ट्राइबल के बारे में। ट्राइबल आदिवासी कौम, आदिवासी जातियां, उनके जीवन पे ब्रिटिश रूल का क्या प्रभाव हुआ। पूरे चैप्टर में इसी बात को हम दोहराएंगे, इसी बात को हम रिपीट करेंगे कि आखिर में जो ट्राइबल्स है, भारत में रहने वाली ऐसी जनजातियां जो जंगलों में रहती है और उनका जो लिविंग स्टाइल है, जो उनकी लाइवलीहुड है, वो डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट पे। तब उनका एक ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था, वो भारत में जंगलों के अंदर अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग लाइफ जी रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल भारत में आया तो अपनी बेनिफिट के लिए कंपनी ने कई ऐसे लॉज बनाए जो इन ट्राइबल्स के लिए मुसीबत बन गई। और इन ट्राइबल्स ने क्या विरोध किया, कैसे उन्होंने विद्रोह किए और उनका प्रभाव क्या रहा, इस चैप्टर में हम इनको पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज, इसी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इन 1895 a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous power. He could cure all disease and multiplying grain. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikus. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and had come to solve all their problems. 1895 के आसपास छोटा नागपुर का जो एरिया है, जो जंगल है, जो गांव है, छोटा नागपुर के आसपास जो झारखंड में आया हुआ है, वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम था बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा अपने आदिवासी क्षेत्रों में, अपने आदिवासी समाज में स्वयं को भगवान का दूत कहता था। वो कहता था कि मैं भगवान का दूत हूं और भगवान ने मुझे भेजा है आप लोगों के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपको आजाद कराने के लिए उन बाहर से आए हुए लोगों से, और आपकी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां मैं सब ठीक कर दूंगा। आप मेरा साथ दें और हम इनको हटाएंगे। ये जो बिरसा मुंडा है, इसका छोटा सा इंट्रो है, वो देखिए। Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but his followers included other tribals of the region, Santhal and Orans. All of them in different ways were unhappy with the change they were experiencing and the problems they were facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihood were under threat and the religion appeared to be in danger. बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, वहां पे संथाल और औरांस नाम की और भी जनजातियां रहती है, वो भी उसके फॉलोअर्स थे। जो आदिवासी है वो बड़े ही दुखी थे, उनकी समस्याएं थी खूब सारी ब्रिटिश रूल को लेकर। वो ये चाहते थे कि उनकी जो जीवन शैली वो समाप्त हो जाएगी, उनका जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा।
इसलिए वो एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ थे। What problems did Birsha set out the resolve, who were the outsider being referred to the Dikus, and the answer the people of the reserve? अब किस प्रकार ये बिरसा मुंडा उनकी प्रॉब्लम को सही करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लाइव, पहले हम देखेंगे कि जो ट्राइबल जो लोग हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं, वो कैसी जिंदगी जीते हैं। सम वर जूम कल्टीवेटर्स। जूम, सबसे पहले बात समझिए जूम। जूम कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन किसे कहते हैं, इस पूरे जो पैराग्राफ है उसको हम सीधा शॉर्टकट में समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए फैमिली टंग्स के अंदर, मदर टंग के अंदर समझने की कोशिश करें। तो जूम जो है, जूम एक खेती की प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसे हम कल्टीवेशन करते हैं। जूम आदिवासी इलाकों में होती है। आदिवासी लोग अपने जंगल का एक टुकड़ा जिसमें वो खेती करना चाहते हैं, उस इलाके में पहले आग लगाते हैं और उस आग के कारण उस जंगल का वो हिस्सा जल जाता है, पेड़ पौधे जल जाते हैं और वो पेड़ पौधे राख में मिल जाते हैं। वही राख उस भूमि पर खाद का काम करती है। अब जो जंगल को जलाकर जो खेत तैयार किया गया वो बहुत ही फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि उन पेड़ों की राख उस जमीन में आ चुकी है, वो रिच फर्टाइल हो चुका है। अब यहाँ पे खेती की जाएगी और ये खेती लगातार 5 साल, 7 साल, 10 साल तक की जाती है। उसके बाद में वही आदिवासी किसी और जगह पर जाके फिर से जंगल का एक हिस्सा जलाते हैं और वहां पर खेती करते हैं। और जो पिछला खेत है जो जलाकर उन्होंने तैयार किया था, अब उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वहां पे फिर से जंगल खड़ा हो जाए, उग जाए। ये जो सिस्टम है ये इको फ्रेंडली सिस्टम है। जंगल को थोड़ा जलाया गया, खेती की गई, दूसरी जगह गए, फिर जंगल को जलाया गया, खेती की गई, पीछे वाले खेत में अपने आप ही जंगल फिर से उग गया। आगे जाते रहेंगे लोग और पीछे से जंगल फिर से अपना एरिया कवर करता रहेगा। ये एक इको फ्रेंडली सिस्टम था, इसे हम बोलते हैं जूमिंग कल्टीवेशन। अब इसको हम पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए। Some of them practice zoom cultivation, that is shifting cultivation. इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। शिफ्टिंग का मतलब शिफ्ट होना एक जगह से दूसरे स्थान पर। तो हम यहाँ पर जो किसान खेती कर रहे हैं, आदिवासी जो खेती कर रहे हैं, वो अपना एक खेत तैयार करते हैं और 10 साल बाद में दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाते हैं और एक अलग से खेत तैयार करते हैं। This was done on small patches of land, mostly in forest. The cultivator cut the tree top to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. They spread the ash from the firing, which contained potash, to fertile the soil. They used two axes to cut trees and the hoe to stretch of soil in under the prepare it and cultivation. They broadcast the seed that is scattered to seed on the field instead of ploughing the land and sowing the seed. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. The field that had been cultivated once was left fallow for several years. जो मैंने आपको बताया उसी बात को हम इसमें दोहरा रहे हैं। आगे देखिए, some were hunter and gatherers. कुछ आदिवासी हंटर्स थे जो जंगली जानवरों को मारकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे, और कुछ गैदर्स फॉरेस्ट प्रोडक्शन जो होता है, जैसे गोंद, अभी आपके सामने आएंगे, गोंद है, शहद है, इनको वो गैदर करके अपने कस्बों में बेच कर आते थे और उनसे उनकी जिंदगी चलती थी। In many regions, tribal groups
lived by hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Khons Khons were such as community living in the forest of Odisha. They regularly went out the collective hunts and then divide the meat amongst themselves. जो खोंड जाती है उड़ीसा के अंदर, वो हमेशा जंगलों में जाकर शिकार करती है और आपस में वो बांट कर उसे खाती है. They ate fruit and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seed of the sal and moga. वो जो तेल है खाने का, वो भी साल और मोगा का उपयोग लेते थे, और वहां के जो जड़े हैं, जो रूट्स, जो फ्रूट होते हैं वहां पे और रूट्स होती है, उनको वो पकाकर खाते थे और जंगली जानवरों को मारकर खाते थे. इस प्रकार उनके पास कई जड़ी बूटियां थी. उन जड़ी बूटियों का उपयोग वो बाहर बेचने के लिए जाते थे लोकल मार्केट में. इस प्रकार एक तरह से देखते हैं कि ये अपना जीवन, अपना गुजर बसर कहाँ करते थे? खेत जो है जंगलों में होते थे इनके, और जंगल के ऊपर इनका गुजारा होता था. ये एक भारत का नक्शा है. देखिए यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में गैडीज वैन गुजर्स, भोटिया इन उत्तराखंड, सहरिया भील इन राजस्थान, गुजर्स रतावा इन गुजरात, बगाच बंजारा गोंड्स मध्य प्रदेश, बंजारा महाराष्ट्र, बंजारा गोंड कोया आंध्र प्रदेश, और सॉरी आगे देखिए यहाँ पे उड़ीसा के अंदर प्राजा, बोंडा, खंडा, कोया, सोरा, कोंडाज, झारखंड में संथाल, मुंडा, ओरान, बंगाल में संथाल, आसाम के अंदर खासी, नागालैंड में नागा. इस प्रकार की आदिवासी कौम है जिसे आप ट्राइबल बोलते हैं. ये सभी ट्राइबल क्या कर रहे हैं? अपना जीवन गुजार रहे हैं जंगलों के ऊपर. तो यहाँ पर इसी बात को हम दोहरा रहे हैं बार बार कि ये लोग कहां पर काम करते हैं? जंगलों में, और ये जंगलों से ही अपनी जीवन चलाते हैं. लेकिन अभी तक ये हंटर हैं, गैदर्स हैं और फार्मर्स हैं. सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ पालतू जानवरों को पालते थे और उनसे अपना जीवन चलाते थे. Many tribal groups lived in the herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herd, cattle or sheep according to the season. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. The Van Gujars and Punjab Hills or Labadis of Andhra Pradesh cattle herder, Gadis, Kullu were shepherd, and the बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड बर्ड. बकरवाल है, गाडीज है, और आपके आंध्र प्रदेश में ये जो है लबाडीज और गुजर, वन गुजर जो पंजाब में और गुजरात एरिया में है, ये लोग बकरी और भेड़ों को पालते हैं और सीजन टू सीजन जहां जहां घास उगती है वहां पर अपने भेड़ों को लेके जाते हैं और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं. इस प्रकार इनकी घुमक्कड़ जिंदगी है. ये जानवरों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं. आगे हम पढ़ते हैं इसको. ये आपके देखिए कल्टीवेट्स जो बता रहे हैं आदिवासियों को. संताल गर्ल कैरिंग फायरवुड इन 1946. संताल लड़की है जो ये आदिवासी है. इसी प्रकार हम चलते हैं आगे. सम टुक द सेटल कल्टीवेशन. यहाँ पे इसी बात को हम दोहरा रहे हैं. अब यहां पर बात आती है सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन. ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है इस टॉपिक में. यहां पर समझिए, जो आदिवासी है वो जंगलों को साफ करके अपना खेत बनाते हैं. तो इनकी परंपरा थी कि जहां पर हम साफ करेंगे, जिस जंगल को हम जलाकर वहां पे खेती करेंगे, उस खेत का मालिक हम खुद होंगे. और वो एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसा करते थे. लेकिन जब ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, उनको ऐसा लगा इन मुंडाज को हम इनकी परंपरा के अनुसार
हम ये काम में लें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा क्रॉप हमारे लिए उगा सके और हमारे लिए बेनिफिट प्रोड्यूस कर सके। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ सेटल ट्राइबल ग्रुप लाइक द गोंडाज, संथाल, इनको सिविलाइज्ड किया गया, हंटर और गैदर्स, शिफ्टर्स, इनको ये कहा गया कि तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर जो है एक जगह पे रहकर खेती करना है। अब बात आता है इन ट्राइबल की जिंदगी पे ब्रिटिश रूल का या कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट हुआ। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स? व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल chiefs? Before the arrival of the British, in many areas, the tribal chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power, had to right to administer and control their territories. In some places, they had their own police and decided on the local rule of land and forest management. Under British rule, the function and power of the tribal chief changed considerably. They were allowed to keep their land title over the cluster of village and rent out land. But they lost much of their administrative power, were forced to follow laws made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British, that disciplined the tribal group on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional function. देखिए, जो आदिवासियों का जो मुखिया होता था ब्रिटिश के आने से पहले, वो इकोनॉमिक पावर उसके साथ था, वो अपने कबीले का एडमिनिस्टर था, कंट्रोल करने का उसको पूरा अधिकार था। जिस एरिया में उसकी ट्राइब रहती थी वहां पर वो अधिकार एक तरह से अधिकारी था और प्रशासक था। वो उसके पास सभी तरह के, वो गांव का मुखिया था, वो अपने कबीले का मुखिया था, उसके खुद के नियम थे, वो अपने आप में एक राजा का काम करता था, वो स्वतंत्र था और उसके कबीले वाले लोग जो है, उसके ग्रुप के जो लोग हैं ट्राइबल जो है, वो उसका साथ देते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया तो ट्राइबल जो चीफ्स थे उनके पावर में बदलाव आया। अब जो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बने हुए हैं उनको फॉलो करना उनकी मजबूरी हो गई, उनके अधिकार छीन लिए गए। इस प्रकार जो आदिवासी मुखिया थे उनके अधिकारों में कमी आई और वो इस चीज से नाराज भी थे। ब्रिटिश रूल से वो नाराज थे कि उनके पावर कम हो गए। व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स? जो हमने पढ़ा था जूमिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट द डिडंट हैव अ फिक्स्ड होम। जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनका कोई फिक्स घर नहीं था, न ही उनका एक जगह रहना था। ब्रिटिश इस चीज को लेकर परेशान थे। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकेम पीजेंट कल्टीवेटर्स। Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on to the move. The British also wanted a regular revenue source for the state. So they introduced land settlement. That is, they measured the land defined to right to each individual to that land, fixed the revenue demand for the state. Some peasants were declared landowner, the others tenant. As you have seen chapter 2, the tenant were to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the state. अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनका एक जगह रहना था नहीं, स्थायी रूप से कहीं रहते नहीं थे। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये बहुत चीज अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि तुम एक जगह रहो ताकि हम आप लोगों को कंट्रोल कर सकें, आपसे अच्छा रेवेन्यू प्राप्त कर सकें। इस प्रकार इन्होंने उन आदिवासी ग्रुप को
एक जगह सेटलमेंट रहने के लिए आदेश दिए और धीरे धीरे जो आदिवासी लोग हैं वो एक जगह शिफ्ट होने लगे, एक जगह रहने लगे। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, लेकिन जरूरी नहीं था कि वो एक साथ हुआ, उसमें भी कई समस्याएं आई, इतना आसान काम नहीं था। Settled plum cultivation is not easy to in area where water is scarce and the soil is dry. In fact, Zoom cultivators who took the plum cultivation often suffered since their field didn't produce good yield. So the Zoom cultivators in northeast India instead the continuing with their traditional practice. Facing widespread protest, British had to ultimately allow them to right to carry on shifting cultivation in some part of the forest. ये इन लोगों को एक जगह रहने के लिए कहा गया, लेकिन सूखी जमीन, कम बारिश के कारण इन्होंने खूब सारे विद्रोह किए और आखिर में ब्रिटिश ने इनको जंगल का कुछ हिस्सा खेती करने के लिए दिया। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, इस चैप्टर को हम रेगुलर करेंगे कल आगे की ओर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।